हेलो स्टूडेंट्स, हम पार्ट 4 कृषि के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके में हमने कुछ अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के बारे में पढ़ा। जैसे कि एक पेय फसल का नाम बताइए, उसको उगाने के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ, चाय और कॉफ़ी, और जलवायु, तापमान, वर्षा, मिट्टी, श्रम इत्यादि। भारत की खाद्य फसल गेहूँ, चावल, बाजरा, अन्य फसलें जहाँ पैदा की जाती है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इत्यादि। सरकार द्वारा किए गए किसानों के हित में संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाओ। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था फसल बीमा योजना के बारे में। रेडियो और दूरदर्शन का प्रयोग करके ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों के माध्यम से चकबंदी के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य इत्यादि। कृषि उत्पादन में दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, क्या आप इसके परिणाम की कल्पना कर सकते हैं? जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी, अर्थव्यवस्था जो है वो उसका पतन हो जाएगा, कृषि आधारित जो उद्योग धंधे हैं वो प्रभावित होंगे इत्यादि। आज हम पढ़ेंगे कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। सरकार किसानों के उत्पादन में वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर अनेक कदम उठाती रहती है, जैसे कि आकाशवाणी और दूरदर्शन। सरकार आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से खेतीबाड़ी कार्यक्रम तथा कृषि पर आधारित बुलेटिन प्रसारित करती है। इसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड और बीमा योजना, किसानों के लाभ के लिए सरकार फसल बीमा योजना चलाती है, ताकि आपदाग्रस्त होने पर किसानों को किसी प्रकार का नुकसान न हो, तथा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को सस्ते ब्याज दर पर आसानी से ऋण उपलब्ध हो सके। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना, सरकार ने कृषि में आधुनिकीकरण को लाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की है। इसके साथ साथ न्यूनतम सहायता मूल्य, सरकार ने बिचौलियों तथा दलालों से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य की घोषणा करती है तथा फसलों की खरीदारी करती है। आगे हम पढ़ेंगे भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले हम समझते हैं वैश्वीकरण के बारे में। वैश्वीकरण से हमारा अभिप्राय है विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं का आपस में मिला होना तथा परस्पर एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। वैश्वीकरण ने भारतीय कृषि को किस प्रकार से प्रभावित किया है? वैश्वीकरण के आने से भारत की निर्वाह कृषि जो है उसने व्यापारिक कृषि का रूप धारण कर लिया है। अब किसान केवल उसी फसल का उत्पादन करता है जिसमें उससे अधिक मूल्य प्राप्त हो सके। इसके कारण उन्नत किस्म के खाद बीजों और संयंत्रों का प्रयोग होने लगा है, जिससे उत्पादन जो है वो बढ़ गया है। कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वैश्वीकरण के कारण ही नई नई तकनीकें ईजाद हुई हैं, जिसके द्वारा देश में मिट्टी और जलवायु के अनुकूल दशाओं का पूरा लाभ उठाया गया है। अब किसान अपने खेत में एक ही साल में एक से अधिक फसलें उगाता है। किसान कृषि उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए वैश्वीकरण के कारण प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। जैसा कि हम इस अध्याय में पहले पढ़ चुके हैं भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में। भौगोलिक परिस्थितियों से हमारा अभिप्राय है भौगोलिक कारकों से, जैसे कि जलवायु है, तापमान है, श्रम, मिट्टी, पूंजी इत्यादि। चावल की भौगोलिक खेती जो है इसके लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जैसे तापमान। चावल की खेती के लिए 25 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है। इस जलवायु, चावल की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु में खूब फलता फूलता है, जैसे कि हम जानते हैं कि खरीफ की फसल है और मानसून के आगमन पर यह बोया जाता है। वर्षा, चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पौधे की जो जड़ें हैं वो पानी में डूबी रहनी चाहिए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह फसल सिंचाई के माध्यम से पैदा की जाती है। भूमि, इसके लिए समतल तथा उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। श्रम, जैसा कि हम जानते हैं कि चावल एक श्रम प्रधान कृषि है, इसको करने के लिए काफ़ी मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से हम चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में जाना। जैसा कि हमने पहले बताया था कि चावल, गन्ना, चाय, कपास, जिस भी फसल की भौगोलिक परिस्थितियों को पूछा जाए तो उसमें हमने तापमान, जलवायु, श्रम, भूमि, पूंजी, उत्पादित राज्य, ये जो मुख्य हेडिंग हैं ये सभी के लिखने हैं, तथा इनकी जो भौगोलिक कारक हैं वो सभी के अलग अलग होंगे, उनके बारे में हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को हमने पढ़ा और ये अभ्यास के प्रश्न पूर्ण हुए।